हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। क्या होता है वर्ण विचार? इस अध्याय में हम यही जानने वाले हैं। बच्चों, भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं। ये ध्वनियाँ इतनी छोटी होती हैं कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, व, त आदि। जब हम इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करते हैं तब इन्हें वर्ण कहा जाता है। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। आइए वर्णों की विशेषताएं जानें। पहली विशेषता है इनके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वर्ण की विशेषता है कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात इसके बाद कोई इकाई नहीं आती। और तीसरा, इसके मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात जब हम वर्णों को मिलाते हैं उसके बाद ही शब्दों का निर्माण होता है। अर्थात भाषा को जानने के लिए सबसे पहले वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। अब जानेंगे हम वर्णमाला के विषय में। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। हमारी हिंदी की वर्णमाला विभिन्न वर्णों से मिलकर बनती है, जो इस प्रकार है। जैसे कि पहले नंबर पे आते हैं स्वर, जो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 स्वर हैं हमारे। फिर नंबर आता है व्यंजन का, जो है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। 33 हमारे व्यंजन हैं। अयोगवा भी हैं हमारी वर्णमाला में, जो है अंग और अह। तो इन सब से हमारी वर्णमाला का निर्माण होता है। आइए अब वर्णों के भेद की ओर बढ़ें। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब एक एक करके इन्हें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं और वो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे 11 स्वर जो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले जानेंगे हम ह्रस्व स्वर के विषय में। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है अथवा जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कौन से हैं वो? अ, ई, उ, री। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अगला नंबर आता है दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हम ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लेते हैं, यानी ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है जिनके उच्चारण में, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं और ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। तीसरा नंबर आता है प्लुत स्वर का। जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसे लिखते समय स्वर के बाद एस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। अब बच्चों, हम मात्राओं के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पे आता है मूल यानी स्वतंत्र रूप में, जैसे अमन, आदमी, ईश्वर, उल्लू, एक, ऐनक तथा औरत। इन शब्दों में क्रमशः अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और औ स्वरों का प्रयोग मूल रूप में किया गया है, अर्थात ये मात्रा के रूप में नहीं आए हैं, अपने मूल रूप में आए हैं। दूसरा आता है कि ये व्यंजनों के साथ आते हैं, जैसे माला, किसान, कोयल, केला, मौसमी। तो इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग चिन्हों के रूप में व्यंजनों के साथ किया गया है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अर्थात स्वर 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं, अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं और दूसरा मात्राओं के रूप में आते हैं।
अब जानेंगे हम विभिन्न स्वरों की मात्राएं जो इस प्रकार हैं। स्वर की मात्रा जो है अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन के आगे से आती है और ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है, यानी कि बड़ी ई जो होती है वो व्यंजन के पीछे से लगती है। ऊ की मात्रा जो होती है व्यंजन के नीचे से आती है और बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। री की मात्रा भी नीचे से आती है व्यंजन के। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगती है और ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में दर्शाई जाती है। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हर व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि होती है। यानी कि जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं, उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ की ध्वनि अवश्य होगी। अब हम बढ़ेंगे अयोग वाक्य की ओर। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवा कहते हैं। ये वर्ण इस प्रकार है। पहला आता है अनुस्वार जो ऊपर बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा आता है विसर्ग जो व्यंजन के पीछे या स्वर के पीछे दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुस्वार जो ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकले उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है, यानी शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, जैसे हंस, चंचल, कंगा, लंगूर आदि। दूसरा है विसर्ग। जिस वर्ण का उच्चारण ह के समान होता है, अर्थात विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदु होते हैं, जैसे पुनः, प्रातः, दुःखः, अतः आदि। अब हम जानेंगे अनुनासिक के विषय में। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। जिस वर्ण के उच्चारण में कुछ वायु नाक और कुछ मुंह से निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, यानी कि अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु, जैसे चांद, आंख, मुंह, दांत आदि। ये सब क्या है? अनुनासिक शब्द। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वर्ण अंग और अह को स्वर समूह में रखा जाता है, अर्थात अंग और अह जो है वो स्वर समूह में रखे जाते हैं। अब बढ़ेंगे बच्चों हम व्यंजन की ओर और जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। यदि इसमें ड और ढ को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ड और ढ विकसित व्यंजन हैं जो क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। हमारे व्यंजन इस प्रकार हैं: क ख ग घ ड, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ड ढ अण त थ द, ध न प फ भ, म य र ल व, श श स ह। ये हमारे व्यंजन है। अब हम जानेंगे व्यंजन के भेद जो 3 होते हैं। पहले नंबर पे आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब जानेंगे बच्चों हम स्पर्श व्यंजन के विषय में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं जो 5 वर्गों में विभाजित हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब हम जानेंगे व्यंजन के वर्ग। जैसे पहला है क वर्ग। इसमें व्यंजन आते हैं क ख ग घ ढ। इनका उच्चारण स्थान है कंठ है, यानी कि इसका उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग च छ ज झ ञ। ये वाले व्यंजन च वर्ग में आते हैं। तालव्य इसका स्थान है तालु के नीचे। ट वर्ग में आते हैं व्यंजन ट ठ ड ढ ण। मूर्धन्य इनका उच्चारण स्थान है। त वर्ग त थ द ध न। ये व्यंजन त वर्ग के अंदर आते हैं और दंत्य उच्चारण स्थान, अर्थात इनको बोलते हुए दांतों का प्रयोग किया जाता है। अगला है प वर्ग। इसमें आने वाले व्यंजन है प फ ब भ म। ओष्ठ्य इसका उच्चारण स्थान है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय होठों का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पर।
तो बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे व्यंजन का नाम है ऊष्म व्यंजन। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। ये भी श, श, स, ह, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। अर्थात इनको बोलते समय ऊष्मा बाहर आती है। अब इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे क, ख, ड, च, य, ट, ड, ण, ड, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये है अल्प प्राण। इनको बोलते समय वायु कम मात्रा में बाहर आती है। दूसरे होते हैं महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। वो इस प्रकार हैं ख, घ, छ, झ, ढ, ड, ढ, त, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। ये सारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, व्यंजनों के उपभेदों के अतिरिक्त 2 व्यंजन और भी माने गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है संयुक्त व्यंजन, दूसरा द्वित्व व्यंजन। इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन क्या है। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। जैसे क और श के मिलने से श बना क्षत्रिय, क्षमता शब्द। त और र के मेल से त्र बना, शब्द है त्रिशूल, त्रिकोण। ज और य के मेल से ज्ञ बना, शब्द है ज्ञाता, ज्ञानी। श और र के मेल से श्र बना, शब्द है श्रम, श्रमिक। अब पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। 2 समान या एक जैसे व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क और क के मेल से, जिसमें एक आधा और एक पूरा, यानी कि एक हलचिन वाला और एक बिना हलचिन वाला, शब्द बना चक्का, पक्का। एक जैसे व्यंजन साथ में आए जिसमें एक आधा और एक पूरा हो। च के मेल से सच्चा बच्चा, द के मेल से खद्दर, रद्दी, ल के मेल से पल्लवी, बिल्ली। इसमें दोनों व्यंजन एक जैसे आए हैं तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाए, लेकिन एक आधा और एक पूरा। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि यदि किसी व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है, हल चिन्ह यानी कि एक तिरछी रेखा खींची जाती है, तो वह व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा हो जाता है। वो स्वर रहित व्यंजन होता है। जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग करके हम व्यंजन के नीचे क्या करते हैं, तिरछी रेखा खींचते हैं, जिसे हल चिन्ह कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर से स्वर को अलग कर दिया गया है। तो बच्चों, ये जाना हमने अभी। अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में भी जान लेते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे भारतीय शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा ये, भ में किसकी मात्रा है, आ की, तो भ, आ, र, अ, त, ई, य, अ। अर्थात व्यंजन अलग कीजिए, मात्राएं अलग कीजिए, और व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगाना मत भूलिए, क्योंकि आप इन्हें स्वर रहित दिखा रहे हैं। अगला शब्द है जैसे परोपकार। इसमें आएगा प, अ, र, ओ, प, अ, क, आ, र, अ। अनुशासन शब्द है जैसे अ, न, उ, श, आ, स, अ, न, अ। इस तरह इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो ये पढ़ा हमने, वर्णों के बारे में जाना। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका लगातार अभ्यास कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।